गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, लॉज ऑफ मोशन में हम न्यूटन्स के तीनों लॉज के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हमने लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा है और इम्पल्स क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है उसको आज हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या है। सो टॉपिक का नाम है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, आगे सिलेबस में हम बहुत सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे, जिनमें से आज हम पहला पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन फंडामेंटल लॉज हम इनको नाम देते हैं, और इन्हीं फंडामेंटल लॉज में से एक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन सब लॉज की कंडीशन ये है कि हम इनको वेरीफाई तो करा सकते हैं लेकिन प्रूव नहीं करा सकते। वेरीफाइड का मतलब ये है कि ये हर कंडीशन में हमारे पास सही बैठते हैं, ये कभी भी वोलेट नहीं होते हैं। किसी भी कंडीशन में अब तक ये नहीं देखा गया जहाँ पे ये लॉ, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो, ये कहीं भी वोलेट नहीं होते हैं, तो हमें इन्हें सही मानना पड़ेगा। सो इन सब लॉज में से आज जो हमारा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो देखिए इसके बारे में। There are many types of conservation of law of conservation which are considered to be fundamental, law of conservation of linear momentum is also one of them। उन सब फंडामेंटल लॉज में से एक हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है। वी कैन नॉट प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बट we can verify it। हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करने से पहले हम ये तो जान लें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है। इसके नाम से आप देखिए, कंजर्वेशन किसका कंजर्वेशन? लीनियर मोमेंटम का। इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा, उस आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ नाम लिया है कि आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये हमारे पास इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है वो हम देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लीनियर मोमेंटम
linear momentum of an isolated system must be conserved. ये हमारे पास इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट है। अब यहाँ से हमने ये देख लिया है कि ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। इसी चीज़ को हम नाम देते हैं कंजर्व्ड रहना। मतलब वो लीनियर मोमेंटम सेम रह रहा है, कंजर्व्ड है, ना पहले चेंज हुआ ना अब चेंज हो रहा है, लेकिन है आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, इसको देखिए। आइसोलेटेड सिस्टम हम उसे कहेंगे एक ऐसा सिस्टम जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। ए सिस्टम एट विच एक्सटर्नल फोर्स external force is zero, at which external force is zero, तो हम उसे नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से चेंज इन मोमेंटम आया जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो आया, इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा है। लेकिन किस सिस्टम के लिए? ऐसे सिस्टम के लिए जिस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, और उसी सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं एक और एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि हमारे पास, लेट अस कंसीडर ए गन बुलेट सिस्टम। एक गन है हमारे पास, एक बुलेट है, गन बुलेट सिस्टम। एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस गन बुलेट सिस्टम इज जीरो। इस पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। लेकिन आप जानते हैं कि गन का भी अपना मास है, बुलेट का भी अपना मास है, और जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास हो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो ज़रूर लगता है। फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कहाँ ख़त्म कर दिया? हम ये मान के चलें कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे नेगलेक्ट कर दिया जाए, वो अगर ज़ीरो कर दिया जाए तो जो एक्सटर्नल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, वो हम यहाँ नेगलेक्ट करके चले हैं। सो यहाँ पे कि एक हमारे पास बुलेट है, एक गन है। बुलेट गन से फायर की जाती है, लेकिन फायर करने से पहले बुलेट भी रेस्ट पे थी और गन भी रेस्ट पे थी, तो दोनों का लीनियर मोमेंटम जीरो था। सो बिफोर फायरिंग both gun and bullet was at rest, दोनों रेस्ट पे थी। सो उस पूरे सिस्टम में जिसमें गन और बुलेट है, ये दोनों ही रेस्ट पे, तो दोनों का लीनियर मोमेंटम जीरो, मतलब पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो इनिशियली बिफोर फायरिंग, और उसका हमने नाम दिया इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि गन का मोमेंटम भी जीरो था, बुलेट का मोमेंटम भी जीरो था। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, द मोमेंटम ऑफ सिस्टम वाज जीरो। आफ्टर फायरिंग देखिए आप,
और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जिसमें ये कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्ड है। इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम जितना है फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होगा। इसका मतलब ये है। अब ये चीज़ इनिशियल और फाइनल आप किसे नाम देंगे? जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उस टाइम पे इनिशियल मोमेंटम, जब ऑब्जर्वेशन ख़त्म की उस टाइम पे फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल जितना था आप ऑब्जर्व करेंगे कि फाइनल भी उतना ही है अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। आप देखिए यहाँ पे कैसे हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। फायर करने के बाद आपको पता है कि गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया होगा आगे की तरफ। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए F इज फोर्स ऑन बुलेट बाई गन। गन ने फोर्स लगाया बुलेट पे F, और उसी फोर्स के कारण बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी। क्या आपको नहीं लगता न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जितना फोर्स बुलेट पे गन ने लगाया उतना ही फोर्स बुलेट ने भी गन पे लगाया होगा? लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो हमने इसको -F इज द फोर्स ऑन गन बाई बुलेट। अब हमने तो कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। ये तो इंटरनल फोर्सेस हैं, ये तो उस सिस्टम के अंदर फोर्स लग रहा है, बाहर से हमने कुछ नहीं लगाया है। और अंदर फोर्स इस तरह लग रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो उस सिस्टम के अंदर नेट फोर्स ज़ीरो होगा। एक्सटर्नली भी हमने नहीं लगाया, इंटरनल ज़ीरो हो रहा है, तो टोटल फोर्स ज़ीरो ही रहा। तो यहाँ पे मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा। अब आप देखिए, क्या ये दोनों ही फोर्सेस सेम टाइम पे नहीं लगे हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि बुलेट पे गन ने लगाया F फोर्स और बुलेट ने गन पे लगाया -F फोर्स। ये दोनों फोर्स डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन इनका टाइम सेम है। सो मान लो del t is टाइम ऑफ दिस फोर्स, ये जो फोर्स लगा है उसका टाइम है del t। तो इतना फोर्स अगर बुलेट पे लगा del t टाइम के लिए तो कुछ ना कुछ मोमेंटम में चेंज आया होगा। आप देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, नाउ वी नो दैट F इक्वल्स टू del P अपॉन del T। पहले हम अगर जो फोर्स बुलेट पे लगा है गन के द्वारा तो उसको देख लें। F इज द फोर्स ऑन बुलेट बाई गन एंड ड्यू टू दिस फोर्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट अपॉन टाइम ऑफ दिस फोर्स। ये हमारे पास आया, इसको हमने नाम दिया नंबर 1। सेकंड, अब हम इसको कंसीडर करें, बुलेट ने भी फोर्स लगाया है गन पे लेकिन -F, और इस -F के कारण गन के मोमेंटम में भी कुछ चेंज आया है। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना है कि चेंज तो आना ही नहीं था, आगे हम इसकी बात करेंगे, आप सुनते जाइए केवल कि यहाँ पे इस -F फोर्स के कारण जो गन के मोमेंटम में चेंज आया उसको हमने नाम दिया चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, और टाइम यहाँ भी सेम था, इसका हमने नाम दिया नंबर 2। चेंज इन मोमेंटम अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, F del T। नंबर 3, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन इक्वल्स टू -F del T इक्वल्स टू, और इसको हमने नाम दिया नंबर 4।
ये चेंज आया फायर करने के बाद बुलेट में, ये भी चेंज आया गन में फायर करने के बाद। एक कंडीशन हमने बिफोर फायरिंग ली थी, एक कंडीशन आफ्टर फायरिंग ली। आफ्टर फायरिंग कितना चेंज आ रहा है पूरे सिस्टम में, दोनों को ऐड कर दो। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम आफ्टर फायरिंग द बुलेट, total change in momentum of an isolated system after firing the bullet ऐड कर दो दोनों को, डेल पी बी प्लस डेल पी जी इक्वल्स टू एफ डेल टी माइनस एफ डेल टी। दोनों कैंसिल आउट। चेंज कितने के बराबर आया? चेंज आया 0 के बराबर। इसका मतलब फाइनल कितना चेंज हुआ? 0। इनिशियल भी कितना था? 0। चेंज तो हुआ ही नहीं, चेंज कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब जितना पहले था मोमेंटम उस सिस्टम का बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग भी उतना ही आ रहा है। इट मीन्स, इट इंप्लाइज इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। लेकिन ये तब आया है जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लगाया, केवल इंटरनल फोर्स लग रहे थे। वो गन ने बुलेट पे लगाया, बुलेट ने गन पे लगाया। इसी को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हमने वेरीफाई कर दिया है इस एग्जाम्पल के साथ। एक और एग्जाम्पल हम मान लेते हैं जिसमें एक सिस्टम है हमारे पास और उस सिस्टम में दो बॉडीज हैं। सो ये दूसरा एग्जाम्पल आप मानिए। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 बॉडीज। जिसमें 2 बॉडीज हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 बॉडीज ए एंड बी। सो इसमें 2 बॉडीज हैं ए और बी। दोनों बॉडीज, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, दोनों चल रही हैं। दोनों का एक का मास हमने, या इसका मोमेंटम हमने नाम दिया पी ए और इसका मोमेंटम हमने नाम दिया पी बी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कोलाइड करेंगी, दोनों में कोलिजन होता है और कोलिजन होने के बाद फिर से दोनों चलने लगती हैं। इसका मोमेंटम कोलिजन के बाद, आपको पता है भाई कोलिजन के बाद मोमेंटम तो चेंज होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी में जरूर चेंज आया होगा। तो यहां पे इसका मोमेंटम बन गया है पी ए डैश और इसका मोमेंटम बन गया है पी बी डैश। ये कोलिजन की कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। अब अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड था तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 और एक्सटर्नल फोर्स 0 तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब यहां पे जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन था, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन
इसको मैंने इनिशियल नाम दे दिया, उतना ही आफ्टर कोलिजन, और इसको मैंने फाइनल नाम दे दिया। कहने का मतलब मोमेंटम जितना पहले था कोलिजन से, उतना ही कोलिजन के बाद चेंज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं कि ये बात सही है या गलत। अब यहाँ पे जैसे ही कोलिजन हुआ, तो कोलिजन होते ही मान लो कि इन दोनों ने आपस में फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, लेकिन आपस में एक दूसरे पे लगाएंगे तो ये इंटरनल फोर्स है इस पूरे सिस्टम का, जिसमें ये दो बॉडीज थी ए और बी। मान लो एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये फोर्स लगा ए पे बी के कारण। सिमिलरली क्या बी पे ए ने फोर्स नहीं लगाया होगा? सो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और ये जो फोर्स लग रहा है एफ बी ए, ये फोर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये हमें पता है। ये दोनों फोर्स इन दो बॉडीज पे लग रहे हैं, और क्या ये दोनों फोर्स सेम टाइम पे नहीं लग रहे हैं? दोनों का टाइम सेम है। जब दोनों आपस में कोलिजन करेंगी, कोलाइड करेंगी, तो उसी टाइम पे इन दोनों ने आपस में फोर्स लगाया, और ये फोर्स का टाइम मान लीजिए डेल टी। डेल टी टाइम ऑफ दीज फोर्स। तो कोलिजन में जब इनका फोर्स लगा तो कुछ ना कुछ मोमेंटम में चेंज आया होगा। कितना चेंज आएगा मोमेंटम में, वही हमें देखना है। सो अब आप देखिए, पहले हम ए बॉडी के लिए निकाल लें। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर ए बॉडी के लिए निकालें तो इस पे फोर्स लगा है एफ ए बी इक्वल्स टू चेंज कितना आया मोमेंटम में? फाइनल बन गया है पी ए डैश, और इनिशियल था पी ए, तो फाइनल माइनस इनिशियल पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन कितने टाइम में? डेल टी टाइम में। इसे हम नाम दे दें, वहाँ 4 पे पहुँच गए थे, इसको हम नाम दे दें नंबर 5। हालांकि ये अलग सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम था। सो अब यहाँ से आप देखिए, अगर हम इस बी सिस्टम की बात करें तो बी पे फोर्स लग रहा है एफ बी ए, और इस फोर्स के कारण मोमेंटम कितना चेंज हुआ बी का? फाइनल पी बी डैश माना था, इनिशियल पी बी, सो पी बी डैश माइनस पी बी, और टाइम इसका भी डेल टी। इसका नाम हमने दे दिया 6। ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लिख दिया है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमारे पास है, जो ये कहता है कि अगर दो सिस्टम आपस में फोर्स लगाएं तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स और फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर इन दोनों बॉडीज पे आपस में फोर्स लगा तो इसके अकॉर्डिंग जितना फोर्स ए पे बी ने लगाया, उतना ही फोर्स बी पे ए ने लगाया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे अब आप इस फोर्स की वैल्यू पुट करिए, जो कि ये आई थी। पी एफ ए बी की जगह लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल टी इक्वल्स टू
एफ बी ए की जगह लिखेंगे और माइनस पहले से है, पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल टी, माइनस बाहर है अभी से, डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट, यहाँ आया हमारे पास पी ए डैश माइनस पी ए इक्वल्स टू पी बी डैश माइनस पी बी, और माइनस बाहर था तो इसके आगे प्लस था, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब अगर मैं इस पी बी डैश को इस तरफ ले आऊं तो हमारे पास बनेगा पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल्स टू, और पी ए जो माइनस में था इधर जाके प्लस में बनेगा पी ए प्लस पी बी। आप मुझे बताइए, कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम पी ए, इसका मोमेंटम पी बी, तो कोलिजन से पहले पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम था दैट वाज पी ए प्लस पी बी। कोलिजन के बाद जो सिस्टम का मोमेंटम था वो पी ए डैश प्लस पी बी डैश। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये दोनों बराबर होने चाहिए, जितना कोलिजन से पहले उतना ही कोलिजन के बाद, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो था। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की है कि जितना कोलिजन से पहले इनिशियल था उतना ही फाइनल। सो ये सेकेंड एग्जाम्पल से भी हमने इसको वेरीफाई कर दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसे आप ध्यान रखेंगे। सो ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें ध्यान रखिए कि ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह यूनिवर्स में अप्लीकेबल होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज यूनिवर्सल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज यूनिवर्सल। सो ये हर जगह लगेगा। सेकंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम is independent of frame of reference। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप जानते हैं कि वेलोसिटी अगर आप अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करेंगे तो अलग अलग हो सकती है। तो लीनियर मोमेंटम जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है वो भी अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वो भी चेंज होगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी तो लीनियर मोमेंटम भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्ड हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हर जगह अप्लीकेबल होगा। चाहे आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखिए, चाहे आप किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखिए, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये लॉ होल्ड करेगा। सो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम सबसे पहले क्या होता है, पहले ये बात जानना जरूरी है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं। सो देखिए, टॉपिक का नाम है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
सॉरी इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent फोर्सेस। चलो पहले हम इक्विलिब्रियम से पहले ये देख लें कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं। जो फोर्स एक पॉइंट पे लग रहे हों, उन एक पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस को हम नाम देते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। सो forces which are acting at a single point, एक सिंगल पॉइंट पे जो भी फोर्स लगेंगे is called concurrent फोर्सेस। मतलब अगर आपने यहां एक पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट पे जितने भी फोर्स लगेंगे, अगर ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, ये फोर्स है F3, ये सब फोर्सेस आप देखिए एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो इन सब फोर्सेस को हम नाम देंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। और ये O पॉइंट पे लग रहे हैं। So all these forces are acting at a point, are acting at a single point O. So these are concurrent forces। तो हम इन्हें नाम देंगे कॉन्करेंट फोर्स का। सो ये हमारे पास होते हैं कॉन्करेंट फोर्स। अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो तो हम उसे नाम देंगे इक्विलिब्रियम। लेकिन कई बार हम ये गलत सोच लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट में है। हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो, क्योंकि नेट फोर्स का मतलब है कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एक सिस्टम, एक ऑब्जेक्ट जिस पे नेट फोर्स जीरो हो तो हम उसे नाम देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। सो इक्विलिब्रियम का मतलब आप देखिए, इक्विलिब्रियम means, it means net force on an object is zero. It means, और जीरो फोर्स का मतलब इट मीन्स ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और मे बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है या फिर वो रेस्ट पे भी हो सकता है। जब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तब उसी कंडीशन को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम। अब टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पे कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हैं। मतलब एक पॉइंट पे जो फोर्स लगते हैं उनका नाम कॉन्करेंट फोर्सेस। हमें उन कॉन्करेंट फोर्सेस को जीरो करना है और उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आना है। तो कैसे हम वहाँ पे उन कॉन्करेंट फोर्सेस को जीरो कर पाएंगे वो हमें देखना है।
अगर हम कॉन्करेंट फोर्सेस को जीरो कर पाए जो एक पॉइंट पे लग रहे थे, तो हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सो देखिए कैसे हम जीरो कर पाएंगे। सो यहाँ पे मान लो कि आपके पास दो फोर्सेस हैं और एक पार्टिकल पे लग रहे हैं या एक पॉइंट पे लग रहे हैं, तो हमें उन्हें जीरो करना है। सपोज टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल या पॉइंट मान लो आप ऑन ए पार्टिकल, तो हमें उन फोर्सेस को जीरो करना है। कैसे जीरो कर पाएंगे? मान लो कि एक पॉइंट है या एक पार्टिकल यहाँ है, इस पार्टिकल पे दो फोर्स लगेंगे और दोनों फोर्स को जीरो करना है, तभी हम कह पाएंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सो अब आप देखिए, मान लो कि इस पार्टिकल पे एक फोर्स मैंने ये लगाया, इसका मैंने नाम दिया F1। एक फोर्स मैंने ये लगाया और इसका मैंने नाम दिया F2। अब ये दोनों फोर्स लग तो इस पॉइंट पे रहे हैं, लेकिन क्या इस पॉइंट पे इन दोनों फोर्स के कारण नेट फोर्स जीरो बना या जीरो या नॉन जीरो? यहां पे आप देखिए नेट फोर्स हमारे पास आएगा नॉन जीरो, क्योंकि F नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब कॉन्करेंट फोर्सेस हैं लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है। हमें तो करना है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे इस एक पॉइंट पे अगर नेट फोर्स जीरो करना है, तो नेट फोर्स जीरो होगा तो यहाँ से आप देखिए F1 प्लस F2 इक्वल्स टू जीरो करना है। तो हमने नेट फोर्स जीरो बनाया। कब हो सकता है जीरो? जब F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, तब नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हों तो ही इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो, तो हम उनका नाम देंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इस पॉइंट पे अगर F1 इस तरफ लग रहा है, O पॉइंट हमने नाम दिया, तो ये F1 है, सॉरी, तो F2 इस तरफ लगना चाहिए और जितना F1 है वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो हमने इसको नाम दिया, इस कंडीशन में जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम इसका नाम देंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो अगर दो कॉन्करेंट फोर्स हैं और दोनों को हमें जीरो करना है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और वैल्यू सेम, तो हम उसे नाम देंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। अगर तीन फोर्सेस की हम बात करें, इन केस ऑफ थ्री फोर्स, तो हम कैसे कर पाएंगे? आप देखिए, दो फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास और वो दो फोर्सेस हैं, मान लो कि एक पॉइंट हमने मान लिया, इस एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, इसका नाम हमने दिया O। एक फोर्स लग रहा है इस तरफ और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ। ये दो फोर्स लग रहे हैं, एक का हमने नाम दिया F1, एक का हमने नाम दिया F2। F1 F2। अब ये हैं तो कॉन्करेंट फोर्सेस, लेकिन अभी से इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑब्टेन नहीं हुई है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये दोनों फोर्स के कारण नेट फोर्स नॉन जीरो बन रहा है, हमें जीरो करना है। तो अभी से हमें थर्ड फोर्स और लेना है, क्योंकि हमने यहाँ तीन फोर्स की बात की है, जिनमें से एक F1 है,
एक F2 है, एक F3। तो F1 और F2 इस पॉइंट पे लग रहे हैं, F3 भी लगेगा तो इसी पॉइंट पे, लेकिन इस तरह से लगना चाहिए कि वो इन दोनों के इफेक्ट को जीरो कर दे। पहले आप ये बताइए, इन दोनों का इफेक्ट किस तरफ आएगा? ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालें तो किस तरह आएगा? दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर्स की टेल एक ही पॉइंट पे है, तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे और इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और इस डायगोनल के अलोंग इनका रिजल्टेंट आएगा। मतलब इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट इसके अलोंग आएगा। ये है हमारे पास F1 प्लस F2, ये रिजल्टेंट आया। अगर मैं F3 वैल्यू होनी चाहिए F1 प्लस F2 के बराबर, पहली कंडीशन तो F3 हमें करना क्या था? देखिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पे लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो तीनों जीरो होने चाहिए। तीन में से दो हम लगा चुके हैं, F1 प्लस F2। F3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये वैल्यू आएगी F3 की, या ये माइनस आप यहां लगा दीजिए, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड F3 का होना चाहिए F1 प्लस F2 के बराबर और डायरेक्शन आनी चाहिए अपोजिट, तो ही इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो बनेगा। F1 प्लस F2 की डायरेक्शन आप निकाल चुके हैं। F3 आप अगर लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन आनी चाहिए ये, इस डायरेक्शन में आप F3 लगाइए और उस F3 की वैल्यू है F1 प्लस F2। ये आप ध्यान रखेंगे, F1 प्लस F2। इस कंडीशन में यहां जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो बन रहा है। किन फोर्सेस के कारण? कौन फोर्स लग रहे हैं यहां? वो कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमने इसका नाम दिया इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सो यहां अगर मैं इसको दूसरे डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो F2 तो इस तरफ है, F1 ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट आया था ये, जिसको हमने नाम दिया F1 प्लस F2। इस रिजल्टेंट के अपोजिट हमने एक फोर्स लगाया F3, जिसकी वैल्यू है F1 प्लस F2। सो इस कंडीशन में हमारे पास ये कॉन्करेंट फोर्सेस की इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जब तीन कॉन्करेंट फोर्सेस हमारे पास लग रहे हों। सो ये थी हमारे पास टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस वो फोर्सेस जो एक पॉइंट पे लगे। इक्विलिब्रियम नेट फोर्स अगर किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे जीरो है तो हम उसे इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। अब यहाँ पे हमने फोर्स लगाया था, पहले हमने दो फोर्सेस की बात की। ये पॉइंट O था, इस पे मैंने एक फोर्स लगाया F1। इसी पॉइंट पे दूसरा फोर्स लगाऊंगा तो दोनों फोर्स कॉन्करेंट, लेकिन दोनों का नेट या सम जीरो आना चाहिए, तो ऑब्वियसली इस तरफ लगाऊंगा मैं दूसरा F2 और F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, ये कंडीशन भी आनी चाहिए। तो ये दो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम आ गया है, ये तीन फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। इस तरह से आप इसको करेंगे। जब हम इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम और अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से नेट फोर्स, नेट कॉन्करेंट फोर्सेस का सम जीरो बनेगा। अब लास्ट में एक NCERT एग्जाम्पल कर लेते हैं जो इम्पल्स पे हमारे ऊपर बेस्ड है। इम्पल्स आप जानते हैं कि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और ये NCERT एग्जाम्पल है 5.5। इस 5.5 NCERT एग्जाम्पल में
कहता है टू आइडेंटिकल बिलियार्ड बॉल्स स्ट्राइक ए रिजिड वॉल। एक वॉल है हमारे पास, उस पे जाके दो बॉल्स हैं, वो दोनों स्ट्राइक करेंगी। तो वो बॉल्स जब वॉल पे जाके स्ट्राइक करेंगी तो स्ट्राइक करने का टाइम बहुत कम रहेगा, लेकिन फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो उस कम टाइम में ज़्यादा फोर्स लगा, इसे ही हम नाम देते हैं इम्पल्स। और इस इम्पल्स के कारण ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स था जो कम टाइम में लगा, इसको हम नाम देते हैं इम्पल्सिव फोर्स। इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण उन बॉल्स के कुछ ना कुछ मोमेंटम में चेंज जरूर आया होगा। वही मोमेंटम में अगर हमने चेंज निकाल दिया तो वो चेंज इन मोमेंटम ही बनता है इम्पल्स। सो देखिए कैसे निकालेंगे। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं हमारे पास, दोनों की स्पीड है सेम, बट एट डिफरेंट एंगल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। डायग्राम हमारे पास दिखा रखा है, दो डायग्राम है, एक वॉल ये आ गई है और दूसरा डायग्राम में ये वॉल हमने ले ली। इस वॉल पे बॉल्स आके स्ट्राइक करेंगी, एक बॉल यहाँ से आएगी और वो बॉल इस वॉल पे स्ट्राइक करेगी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। स्ट्राइक करने के बाद भी कहता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्ट्राइक करने से पहले भी u थी, स्ट्राइक करने के बाद भी u ही रहेगी। उसके बाद इसमें कहता है कि वो बॉल कुछ इस तरह से आ रही है कि ये एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी u थी और इसकी फाइनल वेलोसिटी भी u ही रहेगी। दोनों केसेस में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस केस में इंपल्स बताना है, इस केस में इंपल्स बताना है। साथ में ये भी बताना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकंड है इंपल्स, कितना इंपल्स है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है। तो पहले फर्स्ट में देखते हैं हम, इसमें इसको हम नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी। ए में आप देखिए, ए में इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब अगर चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है, सो इस चेंज इन मोमेंटम के लिए हमारे पास आप देखिए, इस बॉल को स्ट्राइक करने से पहले हमने इसका नाम दिया इनिशियल मोमेंटम। बॉल का अगर मास हम m मान लें, वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम आ गया हमारे पास ये। और ये पूरा अगर हम ये कहें कि ये x एक्सिस हो गया है, ये y एक्सिस हो गया है, तो ये इनिशियल मोमेंटम इसका प्लस x में जा रहा है। आप देखिए वेलोसिटी प्लस x में, तो मोमेंटम भी प्लस x में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ स्ट्राइक करेगा तो इसका जो फाइनल मोमेंटम बनेगा, वो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आएगा m u, और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये है -x। मतलब यहाँ अगर वेलोसिटी को आप -x में लें तो इसका मोमेंटम बनेगा -m u। ये हमारे पास मोमेंटम आया। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम आपको पता है, फाइनल मोमेंटम आपको पता है, चेंज इन मोमेंटम आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज इक्वल्स टू -mu -mu। ये आपके पास -2mu। दिस इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू दी बॉल बाय दी वॉल। इस वॉल ने जो इम्पल्स इस बॉल को दिया है, मतलब इस वॉल के कारण जो बॉल के लीनियर मोमेंटम में चेंज आया, दिस इज -2mu। ये हमारे पास आया। अब इस चेंज की डायरेक्शन है x एक्सिस, प्लस x माइनस x अलग बात है, लेकिन है x एक्सिस।
ये वॉल है आपकी वाई एक्सिस में और ये बॉल का मोमेंटम है एक्स एक्सिस में। चेंज भी एक्स एक्सिस में हो रहा है, इसका मतलब फोर्स जो लग रहा है वो भी एक्स एक्सिस में ही लग रहा है। तो आपने इंपल्स बता दिया है। फर्स्ट था इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है वॉल के, क्योंकि वॉल वाई एक्सिस में और ये फोर्स एक्स एक्सिस में, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी वॉल, ये भी आप लिख सकते हैं, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी वॉल। इसका ये आ गया है। अब बात करें बी की। बी में हमारे पास आप देखिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये ना एक्स में है ना वाई में है। कंपोनेंट्स में रिजोल्व करिए। जब हम इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट तो बनेगा ये, जिसकी डायरेक्शन है प्लस एक्स, और एक कंपोनेंट बनेगा ये जिसकी डायरेक्शन है माइनस वाई, मतलब डाउनवर्ड। तो ये दो कंपोनेंट बने। ये जो कंपोनेंट आया इसका नाम आएगा वर्टिकल का, अगर हम नाम रखें तो u साइन 30 डिग्री, और ये बनेगा u कोस 30 डिग्री। अब इनिशियली मतलब कोलिजन से पहले, इस वॉल को स्ट्राइक करने से पहले जो इसका इनिशियल मोमेंटम है वो x में भी है और y में भी है। तो हम यहां दो कंडीशन लेंगे, एक लेंगे हॉरिजेंटल मतलब x एक्सिस हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और एक लेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में x एक्सिस की बात करेंगे, वर्टिकल में y एक्सिस की। अब हॉरिजेंटल में देखिए आप, ये इनिशियल कितना था, P इनिशियल हॉरिजेंटल में, मास m है बॉल का और वेलोसिटी है u कोस 30, m u कोस 30 डिग्री। कहने का मतलब m u और कोस 30 आता है √3/2। इतना आपके पास मोमेंटम आया है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है और इनिशियल है। ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस प्लस एक्स या माइनस प्लस एक्स। आप देखिए एरो मैंने ये लगा रखी है। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको देख ली, फाइनल आप देखिए, फाइनल की डायरेक्शन है इस तरफ। अगर इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराएं तो एक कंपोनेंट तो आएगा ये और एक कंपोनेंट आएगा ये। तो हॉरिजेंटल में आप देखिए जो फाइनल कंपोनेंट आया वो इनिशियल से अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इनिशियल प्लस एक्स में था तो फाइनल माइनस एक्स में जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम आपका आएगा -mu√3/2। बाकी सब चीजें सेम रही हैं, बाकी कोई चेंज नहीं आया है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो हॉरिजेंटल में इनिशियल पता फाइनल पता, चेंज कितना आएगा, -mu√3/2 -mu√3/2। सो चेंज आएगा -mu√3। ये हमारे पास एक्स एक्सिस में चेंज आ गया है मोमेंटम का, और यही चेंज हमारे पास इंपल्स बनता है। तो इंपल्स हमने एक्स एक्सिस में कितना आया वो निकाल दिया। अगर वर्टिकल में बात करें तो वर्टिकल में इनिशियल आप देखिए मास m, वेलोसिटी u साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो mu/2, और माइनस y एक्सिस। फाइनल कितना सेम आएगा, और डायरेक्शन फाइनल की भी आप देखिए माइनस y एक्सिस। तो यहां पे ये भी माइनस में ये भी माइनस में,
चेंज जब आप निकालोगे तो अगर मैं इसको माइनस लिख दूं, क्योंकि माइनस वाई में ये भी माइनस, तो फाइनल माइनस एम यू अपॉन टू, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एम यू अपॉन टू इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब यहां पे इस कंडीशन में फाइनल, या मैं ये कहूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है मोमेंटम में। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो फोर्स इन वाई, ये देखिए आपने पहले तो इंपल्स निकाल दिया, ये एक्स एक्सिस में इंपल्स, ये वाई एक्सिस में। अब यहां से हम फोर्स की भी डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन फोर्स की अगर वाई एक्सिस में होती तो उस फोर्स के कारण कुछ चेंज आता मोमेंटम में, लेकिन मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा। इसका मतलब फोर्स वाई एक्सिस में नहीं है, वो 0 है। केवल एक्स एक्सिस में मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन फोर्स की केवल एक्स एक्सिस में है। वो प्लस एक्स है माइनस एक्स है, लेकिन फोर्स है एक्स एक्सिस में। अब फोर्स एक्स एक्सिस में और वोल वाई एक्सिस में, तो यहां भी फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा वोल के, जैसा हमने इस केस में लिखा था फर्स्ट केस में। सेकंड केस में भी हमारे पास यही रहेगा। सो ये था हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.5। सो इनको करिए आप। ये जो मैंने कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए बताया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे भी यूज होंगी, तो इनको अच्छे से करिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।